कुमारगुप्त प्रथम, यह जो था चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव देवी का पुत्र था। इसका एक भाई था गोविंद गुप्त, कुमारगुप्त प्रथम का, जिसे बसाढ़ वैशाली का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, या फिर उस क्षेत्र की देखरेख जो भी कहें। इसी के समय में पुष्यमित्रों ने जो है आक्रमण किया था, जिसे दबाने का काम स्कंदगुप्त ने किया था। यानी स्कंदगुप्त जो था इसका बेटा था, और स्कंदगुप्त अपनी क्षमता को कुमारगुप्त के समय ही बेहतरीन रूप से दिखा चुका था। उसने पुष्यमित्रों को पराजित किया था। पुष्यमित्रों की जो बात कहें तो पुष्यमित्रों जो भी थे, इनका जनरली क्षेत्र था नर्मदा तट या नर्मदा नदी का मुहाना। पुष्यमित्र वहाँ के रहने वाले थे, नर्मदा नदी के मुहाने के रहने वाले थे। जनरली इनके बारे में जो है वायु पुराण तथा जैन स्रोत से पता चलता है। जैन स्रोत में हम बात करें तो कल्पसूत्र, पुष्यमित्रों के आक्रमण के बारे में। गढ़वा अभिलेख जो है कुमारगुप्त फर्स्ट का, उसमें उसने परम भागवत की उपाधि धारण की है। ठीक है, परम भागवत जो है इसके लिए शब्द युक्त किया गया है। उसके अलावा जो है नालंदा बौद्ध महाविहार की स्थापना इसी ने करवाई थी, जो आगे चलकर नालंदा महाविहार या फिर बौद्ध महाविहार जो भी कहें, नालंदा विश्वविद्यालय यही था प्राचीन। यहाँ पर जो है बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। आगे चल करके व्याकरण और भी अलग अलग पालों के समय में तो अलग अलग प्रकार के तंत्र मंत्र विद्या इस सब की भी यहाँ पर चर्चा मिलती है। तो यह काफ़ी प्रमुख शिक्षा केंद्र के रूप में रहा है प्राचीन भारत में। सबसे पहला तक्षशिला और दूसरा नालंदा, यानी भारत की सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय की बात कही जाए तो नालंदा, और भारतीय उपमहाद्वीप की बात कही जाए तो तक्षशिला, क्योंकि तक्षशिला जो है जनरली पाकिस्तान में पड़ता है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने करवाई थी? कुमारगुप्त फर्स्ट नहीं करवाई थी। इसके समय में चीन के साथ जो है, चीन के साथ सांस्कृतिक तथा राजनैतिक संबंध जो है काफ़ी मजबूत हुए थे। कारण क्या था कि चीन का एक यात्री जो था फाहियान, वह चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के समय भारत में आ चुका था, और वो यहाँ से काफ़ी सारे बौद्ध ग्रंथों को या फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो भी कहें, यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ों को वो लेकर के लौटा। उसने अपनी ट्रेवल्स के ऊपर किताब भी लिखी, और उस समय से जो है इनकी सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति काफ़ी उनके साथ जो है मजबूत हो जाती है। इनका जो अभिलेख था कुमारगुप्त का, तो जनरली इनके जो अभिलेख मिलते हैं वो बिलसड़, गढ़वा, कर्मदंडा, मंदसौर, मानकुंवर, सांची, ये सब जो है अभिलेख है। उसके अलावा एक उदयगिरी और तुमैन भी आता है। ताम्रपत्र में जो है, ताम्रपत्र में इनका धनैया या फिर धनैदा, दामोदरपुर, वैग्राम, और एक लेख है जो मथुरा का लेख। ये सब इनके अभिलेख हैं। जनरली अभिलेख से सवाल जो है नेट जेआरएफ में पूछे जाते हैं। तो ये कुमारगुप्त थे। इनके पुत्र फिर इनके बाद आसीन होते हैं सत्ता पर, जिनका नाम है स्कंदगुप्त। कुमारगुप्त प्रथम का जो समय है 415 से 455 ईस्वी। जनरली इनका एक महेंद्रादित्य भी नाम है, हालांकि ये पूछा नहीं जाता है। और इसके बाद हुए सत्तासीन स्कंदगुप्त। तो स्कंदगुप्त का जो समय था 455 से लेकर के 467 ईस्वी तक जो है इनका समय रहा। इसके बाद जो है गुप्त साम्राज्य उस तरीके से राज्य नहीं कर पाया। तो जनरली स्कंदगुप्त के क्या क्या थे? तो स्कंदगुप्त के समय में सबसे प्रमुख जो घटना घटी थी, मध्य एशिया के हूनों का आक्रमण। हून आक्रमण, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो मध्य एशिया, मध्य एशिया के ये रहने वाले थे। इसने हूनों को पराजित किया तथा पश्चिमी क्षेत्र सौराष्ट्र की बात कहें तो सौराष्ट्र में इसने एक परंदत नामक राज्यपाल को नियुक्त किया। सौराष्ट्र में परंदत नामक राज्यपाल की नियुक्ति की इसने सुरक्षा की दृष्टि से। इन्हीं के समय में
सुदर्शन झील का पुनरुद्धार भी हुआ। पुनरुद्धार कराने का जो काम करते हैं वो चक्रपालित करते हैं। लेकिन हम सुदर्शन झील की अगर बात करें तो सुदर्शन झील भी अलग अलग समय में उसका भी डेवलपमेंट होता है सुदर्शन झील का। तो सुदर्शन झील की सबसे पहली अगर बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। सुदर्शन झील में सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य। इनके समय में सौराष्ट्र के जो राज्यपाल थे वो थे पुष्यगुप्त वैश्य। जनरली इन्होंने सुदर्शन झील पर कुछ वर्क करवाया था। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद आते हैं अशोक। और अशोक के समय में सौराष्ट्र के जो राज्यपाल थे वो थे तुषास्प, और उन्होंने ही सुदर्शन झील पर सबसे पहले बांध की निर्माण करवाई। तुषास्प बांध निर्माण पहली बार। और इसके बाद आते हैं शक शासक रुद्रदामन। रुद्रदामन और इनके समय में थे सुविशाख। इनके समय में जो है बांध टूट जाता है और ये बांध का जो है पुनर्निर्माण करवाते हैं। बांध का पुनर्निर्माण करवाया था सुविशाख ने। और इसके बाद फिर यहाँ आते हैं स्कंदगुप्त, और स्कंदगुप्त के समय थे चक्रपालित, जो कि बांध पर पुनर्निर्माण या जीर्णोद्धार करवाते हैं। वहाँ पर जो है ये फिर से सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाते हैं। बांध का जो है वहाँ पर काफ़ी सारे वर्क करवाते हैं। जनरली यह काम किस लिए करवाया जाता था? एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए, ताकि राजस्व वहाँ से हमें बेहतरीन रूप से मिलती रहे। इनके जो अभिलेख है जनरली जूनागढ़ भित्री स्तंभलेख, कोहौम, उसके बाद इंदौर ताम्रपत्र है, सुपिया बिहार स्तंभलेख और गढ़वा लेख। किसके? तो स्कंदगुप्त के। स्कंदगुप्त के बाद जो है इनका बात करें तो इनके सौतेले भाई पुरुगुप्त सत्तासीन होते हैं। जनरली पुरुगुप्त जो है उनका समय 467 से 476 ईस्वी रखा जाता है। स्कंदगुप्त के बाद जो है गुप्त साम्राज्य ढीला पड़ने लगा था। आंतरिक व्यवस्था भी जो है अव्यवस्था में बदल गई, मतलब शांति जो है वहाँ की आंतरिक शांति भंग हो गई और हिस्सों का बंटवारा होने लगा। पुरुगुप्त तो जनरली इनका जो समय है 467 से लेकर 476 ईस्वी तक। से 476 यह स्कंदगुप्त के सौतेले भाई थे। इसके बाद आते हैं कुमारगुप्त सेकेंड। कुमारगुप्त सेकेंड यह जो थे स्कंदगुप्त के पुत्र थे, ये सत्तासीन होते हैं। फिर इसके बाद आते हैं बुद्धगुप्त। बुद्धगुप्त तो जनरली बुद्धगुप्त का जो समय है 477 से लेकर के 495। ईस्वी। बुद्धगुप्त जो है ये परम भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि धारण करते हैं। परम भट्टारक महाराजाधिराज, और यह जो है इनके मुहर से पता चलता है। बुद्धगुप्त के बाद जो है नरसिंहगुप्त। नरसिंहगुप्त इनका दूसरा नाम है बालादित्य। बालादित्य। बुद्धगुप्त की मृत्यु के बाद जो है जनरली नरसिंहगुप्त आते हैं, लेकिन होता क्या है कि
बुधगुप्त की मृत्यु के बाद ही गुप्त साम्राज्य जो है जनरली 3 क्षेत्र में बट जाता है, जिसमें पहला मगध, बात करें अगर बुधगुप्त के बाद, तो बुधगुप्त के बाद जो 3 क्षेत्र बटता है, पहला मगध, दूसरा जो है उज्जैन मालवा, और तीसरा जो है पूर्व की ओर बंगाल, पूर्व की ओर बंगाल क्षेत्र पूरा का पूरा। और इन 3 जगहों पर 3 शासक की नियुक्ति की जाती है बुधगुप्त के बाद, यानी गुप्त साम्राज्य जो है 3 क्षेत्रों में बट गया, यानी आंतरिक अव्यवस्था का यह कारण था। और इसके बाद जो है इन तीनों क्षेत्रों में 3 शासक आते हैं, सत्तासीन होते हैं, जो इसमें नरसीन गुप्त आते हैं। मगध की गद्दी पर नरसीन गुप्त बैठते हैं, जबकि मालवा में भानुगुप्त और पूर्व की ओर जो है वैन्यगुप्त, भानुगुप्त और यहाँ पर वैन्यगुप्त, 3 डिवीजन हो जाती है। नरसीन गुप्त जो थे ये बुधगुप्त के छोटे भाई थे, यानी 3 डिवीजन। नरसीन गुप्त के समय में जो है हुनों का आक्रमण हुआ था, और यह जो प्रमाण यानी हुन जो है देखने से पता चलता है कि हुन बार बार आक्रमण कर रहे थे इनके शासन पे, और इसके प्रमाण जो है जनरली ह्वेनसांग के अनुसार मिलता है। ह्वेनसांग के जो भी किताब लिखी गई है या उनकी जो टेक्स्ट है उससे पता चलता है। और वो कहते हैं, ह्वेनसांग लिखते हैं कि इनके समय में, बुधगुप्त के समय में जो है हुन शासक जो था वो था मिहिर कुल, जो कि बार बार आक्रमण कर रहा था। तो वो मिहिर कुल के बारे में बताते हैं। इसके बाद जो है भानुगुप्त वो शासक है जिनके एक एरन अभिलेख है, इससे सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है। तो सती प्रथा का प्रमाण अगर बात की जाए, अभिलेखीय प्रमाण सबसे पहला भारत में, तो एरन अभिलेख, भानुगुप्त का एरन अभिलेख। इसके पीछे एक कहानी है। कहानी यह है कि भानुगुप्त और इनका मित्र गोपराज, ये दोनों किसी युद्ध में थे, और युद्ध में युद्ध करते हुए गोपराज को जो है वीरगति की प्राप्ति होती है, यानी गोपराज की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और जब उनकी पत्नी को यह बात पता चलती है कि आपके पति जो है मर चुके हैं, तो वो आग में अपने आप को भस्म कर लेती है, मतलब वो आग के हवाले चली जाती हैं। और इस तरीके से जो है सती प्रथा का उल्लेख, और भानुगुप्त जो है अभिलेख जब अंकित करवाते हैं एरन में, तो एरन अभिलेख में एरन अभिलेख सती प्रथा का उल्लेख, सर्वप्रथम अभिलेखीय साक्ष्य सती प्रथा का, तो एरन अभिलेख। तो एरन में ये जब अभिलेख उत्कीर्ण करवाते हैं, तो वहाँ पर उनके बारे में यह चर्चा करवाते हैं कि हमारे एक दोस्त गोपराज जिनकी मृत्यु होती है, वीरगति को प्राप्त होते हैं, और उनकी पत्नी सती प्रथा का जो है निर्वहन करती है, सती प्रथा को अपनाती है। इनके बाद एक इधर वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त के बाद कुमारगुप्त थर्ड, और उसके बाद विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त जो थे वो गुप्तों के सबसे अंतिम शासक थे। विष्णुगुप्त यह गुप्त वंश के सबसे अंतिम शासक थे। अब यदि हम बात करें समीक्षा की, गुप्त काल की अगर समीक्षा की जाए कि गुप्त काल में क्या क्या चीज़ें, तो सबसे पहला राजनीतिक सुदृढ़ीकरण हुआ। मौर्यों के बाद जो छोटे छोटे राज्य बन गए, उसमें राजनीतिक सुदृढ़ीकरण, केंद्रीकरण, प्रशासन, पूरे भारत के लिए एक शासक हुआ, क्योंकि हमने देखा चंद्रगुप्त प्रथम हो, समुद्रगुप्त हो या चंद्रगुप्त द्वितीय हो, सबने काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का कार्य किया। कला के क्षेत्र में देखें तो कला के क्षेत्र में भी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया, जिसमें अलग अलग समय में अलग अलग मंदिर, जब हम आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन को जब हम लेकर के चलेंगे तो उसमें हम इनकी कला को भी देखेंगे। उसके बाद नवरत्न की भी बात करते हैं, तो नवरत्न सबसे पहले यानी विद्वानों का इनके समय में काफ़ी ज़्यादा वर्चस्व रहा, जिस समय उस समय में आर्यभट्ट भी रहे हैं, तो उन सभी की भी चर्चा हम लोग करेंगे आगे। उसके बाद व्यापार वाणिज्य में हम देखें तो व्यापार वाणिज्य में भी इस समय जो है आंतरिक के साथ साथ बाहरी व्यापार, जनरली
साउथ ईस्ट एशिया यानी दक्षिण पूर्वी एशिया से जो है इनका काफ़ी ज़्यादा प्रचलन बढ़ा और दक्षिण पूर्वी एशिया से भी जो है व्यापार काफ़ी ज़्यादा हो रहा था। तो अगर समीक्षा की जाए और चारों तरफ से देखी जाए तो हर एक क्षेत्र में जो है गुप्त काल बेहतरीन था और यही कारण है कि विद्वान जो है गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहते हैं। तो इस तरीके से गुप्त काल का जो है हमने सब कुछ देख लिया, जो भी शासक थे एक एक करके हमने सबको देख लिया है। अब इसमें हम बात करें अलग अलग तरीके से अलग अलग पहलुओं की, तो अलग अलग पहलुओं में हम प्रशासन, राजनीति, इन सब चीज़ों को हम देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें तो प्रशासन की, ठीक है। तो प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो प्रशासनिक व्यवस्था जो यहाँ की थी केंद्रीकरण व्यवस्था थी। गुप्तों में सर्वोच्च जो होता था वो राजा ही होता था। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका इन सब की भी व्यवस्था थी। उसके अलावा कुछ विकेंद्रीकरण की भी अवस्था हमें देखने को मिलती है। इस समय कुछ शासक थे, कुमारामात्य हैं, ध्रुवीकरण हैं जो भूमि के लिए होते थे, भट्ट सभापति हैं, फिर जो कारागार के लिए होते हैं उनके लिए भी थे, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इन सब में भी अच्छे खासे पदाधिकारी थे। उसके बाद प्रांतीय शासन का भी इस समय जो है हमें देखने को मिलता है। एक नज़र हम प्रांतीय शासन में भी जब देखते हैं तो इस समय प्रांत को जो है देश, अवनी या फिर भुक्ति कहा जाता था। यानी प्रांतों के जनरली नाम अगर हम बात करें तो देश, अवनी, भुक्ति, ये 3 तरीके से जो है इस समय के प्रांतों की हम चर्चा देखते हैं। यानी राजा जो होता था वो प्रशासन का सर्वोच्च होता था और मौर्यों की तुलना में जो है इनके प्रशासनिक अधिकारी कम थे। मौर्यों की तुलना में इनके प्रशासनिक अधिकारी जो थे वो कम होते थे। इसके अलावा सर्वोच्च अधिकारी जो होते थे वो कुमारामात्य होते थे, जो सबसे ऊंचा स्तर होता था उनका। उसके बाद संधि विग्राहक जो युद्ध एवं बंदी के अधिकारी होते थे। उसके अलावा संधि विग्राहक के साथ साथ महाप्रतिहार जो राजमहल का रक्षक होता था। उसके बाद इनमें जो है इस समय का अगर हम बात करें तो मौर्यों के समय में करों की संख्या कुछ ज़्यादा थी और इस समय जो है करों की संख्या कम थी। तो करों की संख्या में हम बात करें भूमि कर, तो भूमि कर को जो है इस समय भाग, भोग दोनों कहा जाता था। भाग या फिर भोग, या एक शब्द आता है उदंग। उदंग ये भी एक शब्द आता है इस समय के जनरली भूमि कर का। ध्रुवीकरण जो था वो कर संग्रह करने वाला अधिकारी कहलाता था, जो भूमि के ऊपर कर को संग्रह करता था। उसके अलावा सेना में घुड़सवार सेना होती थी। उसके अलावा दीवानी और फौजदारी मामले भी, यानी कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये सभी की व्यवस्था बेहतरीन थी। प्रशासनिक विभाजन में सबसे ऊपर होता था केंद्र, केंद्र के बाद प्रांत और प्रांत के बाद भुक्ति और भुक्ति के बाद जो होता था ग्राम। यानी हम सबसे ऊपर देखें तो केंद्र, केंद्र के बाद होता था इसमें प्रांत, प्रांत के बाद जिला, प्रांत, जिला, फिर अंत में ग्राम। प्रांत की जो पदाधिकारी होते थे, हेड, वो थे उपदिक, उपदिक। जबकि जिला के जो होते थे वो थे विषयपति, विषयपति, नगर श्रेष्ठी, ये सब कहलाते थे। नगर श्रेष्ठी। ग्राम के जो थे, ग्राम में ग्राम सभा होती थी और इस समय महतर या ग्रामिक, जिसको जनरली मुखिया कहा जा सकता है, यानी इस समय ग्राम में सभा का आयोजन किया जाता था, ग्राम सभा, और इसका जो प्रधान होता था ग्राम सभा का, महतर, जनरली मुखिया को हम कह सकते हैं। प्रशासन में विकेंद्रीकरण के लक्षण प्राप्त होते हैं। उसके अलावा
गुप्तों का जो राजकीय चिन्ह था वो था गरुड़ का छाप, यानी गुप्त के समय में जो है गरुड़, तो गरुड़ की छाप जो है राजकीय चिन्ह के रूप में हमें देखने को मिलती है। अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो अर्थव्यवस्था में व्यापार वाणिज्य जो है इस समय काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुके थे। उसके अलावा गुप्त शासकों ने भूमि दान के कारण सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कृषि का भी प्रसार किया, यानी सुदूरवर्ती क्षेत्रों में जो भूमि को दान किया और वहाँ पर भी कृषि का प्रचालन बेहतरीन रूप से किया। समुद्रगुप्त के बारे में कहा जाता है कि जब वो जंगल क्षेत्र के जो शासक थे या जो जमींदारी व्यवस्था एक तरीके से कहें, तो उन सबको यानी छोटे मोटे जो राज्य थे उनको जीत करके उनको अपना सामंत बनाया, कहा कि आप मेरे नीचे काम करो और जो भी एग्रीकल्चर सिस्टम से लैंड रेवेन्यू से जो भी पैसे आ रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो सब आप मुझे दो कर के रूप में। तो कहने का मतलब कि कर संग्रह करने के लिए उन्होंने उसी को बना दिया कि आप ही करो, ठीक है। तो इस तरीके से जो है विकेंद्रीकरण भी देखने को मिलता है और अर्थव्यवस्था भी इनकी सुचारू रूप से थी, क्योंकि इतनी बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए सेना की ज़रूरत पड़ती थी और सेना को रखने के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती थी, और पैसे भूमि कर से, व्यापार वाणिज्य से, इन्हीं सब चीज़ों से पैसे आते थे इनके पास ज़्यादातर। इसके बाद जो है इस समय जनरली शिल्प में के गिरावट के संकेत भी देखने को मिलते हैं, धीरे धीरे करके शिल्पों में जो है गिरावट आती है और रोम के साथ व्यापार का जो था वो पतन होता है, ठीक है। इसमें रोम के साथ जो है जनरली अगर हम बात करें रोम के साथ व्यापार की, तो सातवाहनों के समय में, इन सब के समय में यानी मौर्योत्तर काल में काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन उसके बाद जो है रोम के साथ व्यापार में गिरावट आ जाती है। लेकिन उसी के जगह पर साउथ ईस्ट एशिया के साथ व्यापार में बढ़ोतरी आती है, यानी एक तरफ गिरता है तो दूसरी तरफ अप जाता है, ठीक है, डाउन और अप। इस तरीके से इस समय की अर्थव्यवस्था इनकी व्यापार वाणिज्य चाहे जो भी कहें, तो इस तरीके से इनकी चलती है। उसके बाद जो है ये कुछ इस समय के जो शासक थे उनकी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो स्वर्ण सिक्के भी इन्होंने जारी करवाए थे, और स्वर्ण सिक्के जो है इनकी ज़्यादा शुद्ध स्वर्ण तो नहीं थे, लेकिन सर्वाधिक भारतीय इतिहास में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक स्वर्ण के सिक्के गुप्तों के ही हैं, जबकि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण सिक्के कुषाणों के हैं। तो स्वर्ण सिक्के भी चलवाते हैं, साथ ही साथ इनके सिक्कों से यह भी पता चलता है कि यह किस तरीके से प्रेमी हैं। व्याघ्र निहंता, सिंह निहंता, यानी अपने आप को पराक्रमी दिखा रहे हैं, अपने आप को ये शो आउट कर रहे हैं कि हाँ हम बहुत जो हैं पराक्रम वाले हैं, हम बहुत ज़्यादा बलशाली हैं, या फिर दूसरा ये भी कि शिकार प्रवृत्ति के हो, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। उसके अलावा एक है बीनाधारी प्रकार का सिक्का, जैसे समुद्रगुप्त का, तो इसे कहा जाता है कि वह जो है बीना वादन करता था। उसके अलावा जो है वह काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश रहता था संगीत प्रेमी होने के कारण। उसके अलावा एक है सिक्का चंद्रगुप्त प्रथम का राजा रानी प्रकार का सिक्का, यानी उसने अपने समान अपनी पत्नी को दर्जा दिया था, तभी वो एक तरफ अपना और दूसरी तरफ अपनी पत्नी का, यानी राजा रानी प्रकार का सिक्का। तो इस तरीके से इनके समय के सिक्के भी चलते हैं। जनरली इनके सिक्के जो थे वो स्वर्ण, रजत यानी सोना, चांदी और तांबे के बने होते थे। तो 3 धातु के इनके सिक्के भी मिलते हैं। तो अर्थव्यवस्था, समाज क्या था, तो समाज जो था वर्ण एवं जाति व्यवस्था पूर्ववर्ती काल की तरह ही इस समय भी व्याप्त थी। इस समय फाहियान जब इनके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में जब आया भारत में, तो उसने देखा कि एक जाति है जिसे चांडाल कहते हैं। तो जनरली चांडाल जाति के जो लोग थे ये जब भी चलते थे तो सड़कों पर डंडे पीटते हुए, ताकि जो भी लोग हैं वो हट जाएं। इनका कार्य क्या था, शमशान क्षेत्र को देखना, मांस बेचना, यानी कहा जाता था कि ये जनरली नीच कुल के बतलाए गए हैं कि यह नीचे कुल के थे और इनका जो यही सब कार्य था। इन्हीं के समय में जो है कहा जाता है कि डोम राजा जो हैं, इन्हीं चंडाल प्रवृत्ति के लोगों से उनकी एक शाखा निकली जो डोम राजा आगे जाकर कहलाएं, और मांस बेचना और चमड़े का काम करना, जिसके वजह से चमार जाति जो आज हम कहते हैं उन लोगों के बारे में चर्चा की जाती है कि उन लोगों की शाखा भी जो है इसी समय से निकली है। तो इस तरीके से जो है जनरली इनकी शाखाएं जो हैं बढ़ती चली गई, यानी जाति व्यवस्था इसके बाद जो है और भी अलग अलग रूप से होती चली गई, और इस समय छुआछूत भी काफ़ी ज़्यादा व्याप्त थी।
और यह जो है फाहियान अपने टेक्स्ट में लिखते हैं कि इस समय जो है छुआछूत भी व्याप्त थी। तभी तो एक चंडाल जो जा रहे हैं सड़क पर तो वो डंडे पीटते जा रहे हैं ताकि जो भी लोग हैं वो अपने घरों में चले जाएं, हमसे ना टच हो। इस तरीके से इस समय थी। उसके बाद जो है विदेशियों को भारत में आने पर आत्मसात करना, उसके अलावा इन ब्राह्मण धर्म जो है ब्राह्मण धर्म में उनको शिक्षा दीक्षा देना, बौद्ध धर्म की शिक्षा दीक्षा देना और उनको भारतीयों की तरह ट्रीट करना और भारत में शामिल कर लेना, जिसमें हम जनरली देख सकते हैं हूनों को। हून जो थे बाहरी थे, मध्य एशियाई, लेकिन वो जब भारत में आते हैं तो मिहिर कुल की बात करें तो मिहिर कुल वो हिंदू देवी देवताओं को मानता था। तो इस तरीके से जो है उनको भारत में जगह दी गई। हम बात करें पुराने समय में भी तो कुषाण भी जब आते हैं तो कुषाणों को भी भारत में जगह दी गई और उनको भी एक उच्च दर्जा प्रदान किया गया। अपने आप में हमने उनको मिलाया। तो इस तरीके से इस समय का समाज था। महिलाओं की दशा जो है पूर्ववर्ती काल की तरह ही थी, दयनीय। लेकिन सर्वप्रथम अगर सती प्रथा का भी उल्लेख करें तो भानुगुप्त के समय में मिलता है। तो महिलाओं की दशा में भी कुछ उस तरीके से सुधार ढंग के नहीं देखने को मिलते हैं। तो जनरली ये सारी चीज़ें हैं इस समय में। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुप्तकालीन धर्म, तो पूर्ववर्ती धर्मों की तरह ही, पूर्ववर्ती शासकों की तरह ही गुप्त शासक भी जो है धार्मिक नीति में बहुत ही अच्छे माने जाते थे। ब्राह्मण धर्म के साथ साथ इन्होंने बौद्ध धर्म को भी और जैन धर्म को भी प्रश्रय दिया और उनको भी फलने फूलने के लिए जगह दिया। तभी तो कुमारगुप्त जो है नालंदा बौद्ध महाविहार की जो है स्थापना करवाता है। तो यानी धार्मिक नीति जो है इनकी अच्छी थी। ये धर्म विरोधी शासक कोई भी नहीं थे, यानी गुप्तों के समय को कोई भी शासक धर्म के विरोधी नहीं थे। इसके अलावा हम बात करें तो कर्मदंडा जो अभिलेख हमें मिलता है वो एक शिवलिंग पर मिलता है। तो इस तरीके से जो है ये थे। लेकिन धार्मिक स्थिति के रूप में अगर हम बात करें तो ब्राह्मण धर्म का जो है इस समय कुछ ज़्यादा विस्तार हुआ। कारण क्या था कि इस समय के जो भी विद्वान थे अधिकतर ब्राह्मणवादी विचारधारा के थे। अवतारवाद की अवधारणा काफ़ी ज़्यादा प्रचलित होती है और इनके समय की कुछ फेमस मंदिरें हैं, जैसे एक मंदिर दशावतार मंदिर। और कहा जाता है कि जनरली हरिहर का जो कॉन्सेप्ट आता है, जो बिहार के सोनपुर डिस्ट्रिक्ट में, सोनपुर में है हरिहर। तो जनरली हरि और हर ये दो अलग अलग शब्द हैं। हरि जो है विष्णु और हर जो है महादेव, यानी विष्णु और महादेव का मिलन एक साथ ही करते हैं हरिहर कॉन्सेप्ट। तो हरिहर कॉन्सेप्ट भी जनरली कहा जाता है कि गुप्तों के समय में ही आया था। और इसका जो मंदिर है बिहार के सोनपुर में स्थित है, हरिहर क्षेत्र मंदिर या हरिहर नाथ के मंदिर यह भी कहा जाता है। तो अवतारवाद की अवधारणा, उसके अलावा एक देवता में दो को मिलाना। कुछ विद्वान कहते हैं कि अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर यानी शिव और पार्वती को एक साथ मिलाने का कॉन्सेप्ट भी इन्हीं के समय में आया था। तो इस तरीके से जो है इनकी धार्मिक नीति थी। तो हमने देखा इनकी प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक नीति, ये सब जो है इनकी नीतियाँ थी। स्त्रियों को भी हमने देखा, स्त्री की स्थिति क्या थी, तो स्त्री की स्थिति उस तरीके से ढंग की नहीं थी। बाल विवाह प्रथा, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, ये सब जो है प्रचलित थी इनके समय में। उपनयन संस्कार जो थे वो तो बंद ही हो चुके थे इनके समय में। यानी स्त्रियों की दशा जो है पूर्ववर्ती में जिस तरीके से देखने को मिलती है उसी तरीके से आगे भी हमें देखने को मिलती है। वैष्णव, शैव, शाक्त, सूर्य पूजा, बौद्ध धर्म या जैन धर्म, इन सबको इन्होंने प्रश्रय दिया, इन सबको फलने फूलने के लिए जगह दिया। यानी ये धर्म को लेकर के एक बेहतरीन भावना को अपनाते हैं। बात करते हैं हम इस समय के साहित्यों की। तो साहित्य जो इस समय जनरली लिखे गए थे, तो मृच्छकटिकम, जिसके रचयिता जो हैं शूद्रक हैं। यह सवाल जो है पूछा जाता है कि तो हम कुछ बुक्स को देखते हैं, उसके अलावा जब हम आर्ट एंड कल्चर में चलेंगे तो उस समय हम साहित्य की चर्चा करेंगे, भारतीय साहित्यों की। तो जनरली इस समय जो सबसे प्रमुख नाम आता है कालिदास का।
इससे पूर्व वाले वीडियो में मैंने कालिदास के बारे में बताया है। तो कालिदास की किताब की रचना, जो भी उन्होंने कौन कौन सी किताबें रचना की है, इन सब के बारे में। दूसरे हैं शूद्रक, और इनकी किताब है मृच्छ कटिकम, मृच्छ कटिकम। फिर है एक विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, जो हमें गुप्त काल के चर्चा बताती हैं, गुप्त काल के बारे में हमें ज्ञान देती हैं। उसके बाद देवी चंद्रगुप्तम, इसमें रामगुप्त का वध, शक शासक के द्वारा उनकी पराजय, रामगुप्त की पराजय, और रामगुप्त का वध चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के द्वारा, और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राजा बनने की कथा है उसमें जनरली। अमरकोश, जिसे अमर ने लिखा है, अमर सिंह ने, जो नवरत्न थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। फिर कीर्तार्जुनीय, कामसूत्र, चंद्र व्याकरण, न्यायावतार, पंचतंत्र, नीतिशास्त्र। उसके अलावा है प्रमाण समुच्च, 10 कुमार चरितम, काव्यदर्श। ये सभी जो है जनरली किताबें हैं। तो किताबों, इस समय जो है साहित्य को भी अच्छा खासा आगे बढ़ने का मौका मिला। इस समय जो है कुछ विद्वान की चर्चा हमें देखने को मिलती है, जिसमें आर्यभट्ट जो ये थे वो बहुत बड़े गणितज्ञ थे, और जीरो का आविष्कार जो है इन्होंने ही किया था। तो आर्यभट्ट की जनरली जो जन्म थी 476 में, ईस्वी। जनरली अगर इनके जन्म क्षेत्र की बात करें तो कुछ विद्वान पाटलिपुत्र मानते हैं, कुछ विद्वान दानापुर क्षेत्र को रखते हैं, तो कुछ विद्वान गया क्षेत्र को भी कहते हैं। तो इनके जन्म की तिथि तो पता है, बट जगह के बारे में अभी भी संशय है, विद्वान एकमत नहीं है। तो आर्यभट्ट, इन्होंने जीरो का आविष्कार किया था, और आर्यभट्टियम नामक पुस्तक की रचना जो है इन्होंने की थी। दशमलव प्रणाली का भी विकास इन्होंने किया था। उसके अलावा पाई, तो जीरो, दशमलव प्रणाली, और पाई, इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद ब्रह्मगुप्त, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना की थी, और और यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण थे उस समय के जो भी थे। और इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी जो है हर एक वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी दुविधा की बात रही, कांग्रेसियों के बाद जो है, जो भी इतिहास रचना करने वाले थे, मार्क्सिस्ट नीति को अपना करके विदेशियों को ही ऊपर बढ़ाते चले गए। गुरुत्वाकर्षण के नियम का सिद्धांत हमें सबसे पहले देखने को मिलता है ब्रह्मगुप्त द्वारा रचित किताब में, जिसे ब्रह्म सिद्धांत भी कहते हैं, उनकी रचना को। लेकिन हम न्यूटन पढ़ते हैं। आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, ठीक है, इन्हें लोग मानते हैं, लेकिन आर्यभट्ट के बारे में भी कंट्रोवर्सी छेड़ देते हैं। आर्यभट्ट ने बताया था कि जो ग्रहण कैसे होती है, परिक्रमा किस तरीके से हो रही है। तो इस पर भी लोग अलग अलग तरीके से मतभेद रखते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें हमारे भारत में पहले आ चुकी थी, उसे बाद में लोगों ने एडॉप्ट कर लिया और अपने आप को दर्शाया आगे। और हमारे देश के जो भी मार्क्सिस्ट इतिहासकार थे, उन्होंने इस चीज़ में सबसे ज़्यादा कार्य किया है, हमारे ही देश के इतिहास को बर्बाद करने में। इसके अलावा वराह मिहिर, तो वराह मिहिर जो है ये एक ज्योतिष विद्या शास्त्री थे, या ज्योतिष की ये जो है काफ़ी ज़्यादा जानकारी रखते थे। इनकी जो किताब है पंच सिद्धांतिका, बृहद संहिता, बृहजातक, लघु जातक, विवाह पटल तथा योग यात्रा, ये सब जो है इनकी किताबें हैं। भास्कर प्रथम, इस समय के एक सिद्धांत इन्होंने दिया था। भास्कर प्रथम ब्रह्मगुप्त के समकालीन, और यह भी एक खगोल शास्त्री ही थे, भास्कर प्रथम। और इन्होंने ही जो है आर्यभट्ट के किताब पर टीकाएँ लिखी गई थी इनके द्वारा ही। इनका ग्रंथ जनरली जो है 3 महाभास्कर, लघु भास्कर और भाष्य के नाम से। पालकाप्य, यह जो थे यह पशु चिकित्सक थे, पालकाप्य, और यह हाथियों के बहुत बड़े चिकित्सक माने जाते थे उस समय में। इनकी जो ग्रंथ है हस्ता आयुर्वेद या हस्तायुर्वेद, इस तरीके से इनकी ग्रंथ है, और ये हाथियों के बहुत बड़े चिकित्सक उस समय हुआ करते थे। उसके बाद जो है
सलिहोत्र यह जो है अश्वशास्त्र नामक ग्रंथ लिखते हैं। नागार्जुन यह जो है ये रसायन शास्त्री थे। इसके अलावा वाग्भट यह जो है प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। एक और नाम आता है कनाद का। जनरली कनाद गुप्त काल में नहीं थे, लेकिन कनाद ने ही परमाणु सिद्धांत दिया था। तो इस तरीके से जो है इनके समय में साहित्य के साथ साथ है खगोल शास्त्र की भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। इसमें खगोल शास्त्र में या फिर विज्ञान के क्षेत्र में गुप्त काल जो है काफ़ी आगे था।